नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस नॉर्मली एम से डिनोट होते हैं, है ना। और होता क्या है, मीनिंग क्या है, देखा जाए। सपोज अपने को एक कॉइल दिया हुआ है से C1, राइट, और इसमें कोई करंट है, चलिए I1 में मानता हूं। तो आई होप कि इसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, है ना। जिस भी तरीके से ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ ना, देखिए अगर मैं बात करूं कि यहां पर कोई और भी एक कॉइल है C2, तो आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम, हाँ, अगर हम इस करंट को चेंज करें तो ये B1 चेंज होगा, B1 चेंज होगा तो फ्लक्स थ्रू C2 चेंज होगा। हाँ जी, क्या बोला जा रहा है कि व्हेन करंट corresponding B changes through C1, then the flux through C2 हाँ जी आएगा B इंटू ए। फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, जबकि एरिया इसका, हाँ, फ्लक्स थ्रू C2 also changes, हाँ, and which results to induced EMF, हाँ जी, and this is known as mutual inductance। क्या अगर हम I1 को चेंज करें, मतलब B1 चेंज होगा, मतलब इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, तो वो इस फ्लक्स चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। इसमें EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। हाँ, और ऐसा होगा कि वो इस चेंज का क्या करे, अपोज करे। ये तो फैराडे लॉ से चल रहा है ना। ना देखिए क्या हुआ है, हमने जो चेंजेस करे हैं वो C1 में करे हैं, और उस चेंज को इसका जो कॉइल है या C2 जो है वो अपोज कर रहा है। एंड इसी बात को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दैट इज, सिमिलरली बात करें कि अगर हम इसका करंट चेंज करेंगे तो यहां का B2 चेंज होगा, मतलब इसका फ्लक्स चेंज होगा, और मतलब इसमें फिर इंड्यूस्ड होगा। तो इसकी चेंज की वजह से C1 में, और C1 की चेंज की वजह से क्या, C2 में EMF इंड्यूस्ड होता है। एंड नाउ इस इंडक्शन को ही हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। अब देखिए, सिमिलरली इफ current through C2 changes, then
हाँ जी, फ्लक्स थ्रू C1 चेंजेस, क्या है, C2 चेंजेस, देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन फ्लक्स थ्रू क्या, C1, एज दिस रिजल्ट्स टू, हाँ, इंड्यूस्ड EMF इन C1, बिल्कुल ना। फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं B इंटू ए, चलिए हम लोग लिखते हैं φ2, तो ये B1A2 एंड कॉस थीटा, हाँ, एंड B1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I1, तो φ2 जो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 आता है, एंड हाँ जी φ1 जो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 आता है। इसी चीज को अगर φ2 हम लोग लिखेंगे तो M12I1, और इसको अगर φ1 लिखें तो M21I2। हाँ देखिए, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 का 2 के रेस्पेक्ट में है ना, तो ये जो चीजें लिखते हैं आप इसको कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों का दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम होता है। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग 2 का लिख रहे हैं 1 और 1 का लिख रहे हैं 2, ऐसे नोटेशन के लिए, ये सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्लक्स हम C2 का लिख रहे हैं, फ्लक्स C2 का लिख रहे हैं तो डायरेक्टली ये है, तो ये C2 का विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 का विथ रेस्पेक्ट टू 1, और ये जिसके रेस्पेक्ट नहीं, कॉइल 2 का विथ रेस्पेक्ट टू 1, और ये जो है 1 का विथ रेस्पेक्ट टू क्या, 2। हाँ लिखने का है, बट बात पता है क्या होता है, M12 M21 दोनों बराबर होते हैं, और ये ऐसा आता है फ्लक्स। अगर हम लोग लिखेंगे लिखते हैं यस, अगर मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं, और फ्लक्स जो φ2 लिखोगे वो भी MI1 आएगा, दूसरा φ1 लिखोगे वो भी MI2 आएगा, दैट इज M21 और M, हाँ दोनों सेम होता है ना। और हम यहां पर लिख सकते हैं कि M12 M21 और ये M होता है, यस। क्या लिखते हैं थोड़ा सा और ना, देखिए अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करें ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो ये देखिए इसमें जो भी चीज़ आता है, ये थीटा वगैरह ये सब जो आता है, या जो हमने प्रोपोर्शनलिटी में लिख रखा है ना, क्या देखिए बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस जैसा था, उसमें क्या है कि अपना ही पार्ट दूसरे चेंज का अपोज करता है, हाँ, और यहां पर है कि दूसरा कॉइल जो है एक का अपोज करता है, मतलब नहीं होता है कि जो चेंज होता है वो, एंड दैट इज नोन एज म्यूचुअल। M डिपेंड्स अपॉन, या हम ऐसे लिखें, पूरा ही लिखते हैं इस बात को, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, ओरिएंटेशन, मीडियम, म्यूचुअल अरेंजमेंट, हाँ जी, ऑफ 2 कॉइल या कॉइल्स, हाँ
but does not depends upon current through the coils. हाँ जी, ये उस बात पे डिपेंड नहीं। देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कभी भी लिखोगे ना तो वो इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी ये दोनों पे नहीं डिपेंड करता है, समझ रहे हैं, वो कुछ और पर ही डिपेंड करता है हमेशा, नॉट यहीं पर। तो ये फॉर्मूला देख के ऐसा नहीं कि आई से रिलेटेड है और ऐसा है, नहीं, करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये उसकी म्यूचुअल अरेंजमेंट और ये सब, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस लिखा था उस तरीके से भी हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि इन दोनों में से कोई भी लिखिए। हमें क्या करना चाहिए कि हम फ्लक्स किसके थ्रू लिख सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन हमारा हमेशा कोशिश ये रखना चाहिए कि जिस अरेंजमेंट का हम फ्लक्स इजीली लिख पाए ना, उसी को फोकस ऑन फ्लक्स, ठीक है। ये हम लिख लेंगे तो हमारा बाकी का फ्लक्स लिखेंगे, हाँ, आई के अलावा जो टर्म है वो पूरा का पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, राइट ना। अगर आप सर्किट नोटेशन की बात करेंगे तो इसका कोई अलग से नहीं होता है, वो सेम ही रखते हैं, हम इन जनरल बोल देते हैं इंडक्टिंग कॉइल। देखते हैं यस अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ऐसे ही लिखते हैं, अलग से कोई नोटेशन नहीं होता। हाँ, मोर अप्रोप्रिएटली हम लोग लिखते हैं इंडक्टिंग कॉइल्स। ये ऐसे लिखते हैं, एल या एम कुछ भी लिखिए, दोनों का रोल सेम ही होता है ना। एनीवे, हम लोग फिलहाल एम की बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। दो कॉइल दिए हैं अपने को, एक रेडियस ए है और दूसरे का रेडियस बी है। हाँ जी, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट। बिल्कुल इतना बहुत है ना। देखिए, अगर आप जो भी मानना है, हमें ये जो निकालना है, क्या करना चाहिए अंडर दिस कंडीशन कि ए बहुत छोटा है बी से, तभी हो पाएगा, अदरवाइज हमारे लिए टेढ़ा हो जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे कि करंट बोला नहीं है, कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप करंट मानेंगे इसमें, चलिए इसको हम लोग C1 लिख लेते हैं और इसको C2, है ना। तो अगर हम लोग C1 मानेंगे तभी जाके हम phi2 लिख सकते हैं, एज कि B1 जो आएगा हम B1 यहां पर लिख सकते हैं, जो भी ऐसे आ रहा है, और B1 की वैल्यू अगर हम लिखें तो म्यू नॉट, हाँ एक टर्न है ना, I1/2 पाई एंड सॉरी 2B, है ना। लिखेंगे कंप्लीट सर्कल का सेंटर, राइट नाउ। एंड दिस यही काम कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहां करंट मान लिया होता ना, तो हम phi1 नहीं लिख पाएंगे। एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग बात करें कि phi1 की बात करें,
फ्लक्स थ्रू phi2 फ्लक्स थ्रू C2। तो ये हम लोग लिख सकते हैं B1 इंटू A1, A2 BA2 एंड cos 0 एज दोनों का प्लेन नहीं है, इसका भी एरिया वेक्टर अगर हम लोग लिखेंगे तो A2 तो आएगा इधर ही, तो इसका एरिया वेक्टर भी अगर लिखेंगे तो A2 ऐसा आ रहा है, तो एरिया वेक्टर को भी अगर आप लिखेंगे तो ये A2 बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एरिया। नाउ एनीवे फ्लक्स phi2 लिखेंगे एंड B1 म्यू नॉट I1 बाई 2B इंटू पाई A स्क्वायर। क्यों? A बहुत छोटा है B से एंड दिस इंप्लाइड B1 कांस्टेंट हमने ले लिया। B1 इस पूरे रीजन में इतने छोटे में कांस्टेंट ले लिया और हम लोग ये लिख लिए। नाउ देखिए, अगर हमें लिखना है तो कंप्लीटली यही चीज आएगा कि phi2 जो है I के अलावा बाकी जो भी बच रहा है वो सब आपका m हो जाएगा, म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाई 2B इंटू I1 और ये होता है MI1 एंड आई होप कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका काम हो गया। लिख सकते हैं m की वैल्यू, m जितना भी आ रहा है म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाई 2B। इस अरेंजमेंट का राइट। नाउ हम आगे भी चल के कि क्यों ऐसा ही लिखा है और आगे क्या करा जाएगा और कैसे करा जाएगा उन बातों पर भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये हमारा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखा है तो अब हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन लिखते हैं। है ना, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग लिखते हैं है ना, चलिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लिखा जाए। ऐसा ही लिखते हैं A एंड B, है ना। नाउ इफ current in inner coil is 5T and outer coil has resistance 2 ohm, then find the current in आउटर कॉइल। हाँ जी, टाइम के फंक्शन भी बता सकते हैं बिल्कुल। देखिए बेसिकली क्या है ना कि अब हमें करंट दिया है इसमें, आप चाहें तो इसको जैसा भी मान लीजिए I1 ऐसा मान लिया, तो अब हमें I2 निकालना है तो ये तो इंड्यूस्ड वाला ही निकालना पड़ेगा क्योंकि अब इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर हम लोग इसको I1 या C1 और इसको C2 मान रहे हैं इनर वाले को, तो सॉल्यूशन के तौर पर देखिए क्या करना है।
अंडर दिस सर्कमस्टांसेस ही क्या ए बहुत छोटा है बी से। हाँ ना, देखिए क्या करना पड़ेगा ना कि हमको फ्लक्स निकालना है, आपको चाहिए 2 के थ्रू। हाँ, यहां पर बड़ा वाले को 2 लिख दिया है। तो अगर हम लोग फ्लक्स φ2 लिखेंगे तो वो आपका m और चुपचाप I1 आ जाएगा, जबकि m को कैलकुलेट करने के लिए हमें आउटर वाले में ही करंट मानना पड़ेगा, तभी हम लोग ये लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। एंड हम लिखें कि फॉर m हमें आपको φ1 ही लिखना चाहिए, m और I2। हाँ, और दिस इंप्लाइज की जो भी हमने m लिख रखा है आप इस चीज को लिख लीजिए, म्यू नॉट पाई a स्क्वायर बाई 2b। ये इस तरीके से। नाउ अब जो है आप फ्लक्स थ्रू φ2 लिखेंगे, m और ये I1 आ गया φ2। ध्यान से, हमें ये करना तो है लेकिन लिखना यही पड़ेगा। हाँ, अब ये फ्लक्स जो आया है आप देखिए, m तो हमारा जो भी है लिख लिया, और ये आ गया अब 5t। तो अगर E2 लिखोगे तो माइनस डी फाई 2/dt लिखेंगे। हाँ जी, मैग्नीट्यूड का बात ऐसे ही लिख सकते हैं। हाँ, एंड एज पर द डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे, लिखते हैं। राइट ना, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग ये लिख रखे हैं, ये लिख रखा है तो आपका जैसे क्या बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। हाँ, B1। हाँ जी, तो जो भी, तो B1 अगर इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, I2 की वैल्यू 5t दिया हुआ है, सॉरी I1 का, तो ये अगर 5t दिया हुआ है और ऐसे बढ़ता जा रहा है तो ऑफ कोर्स ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा इंड्यूस्ड करंट आ गया। हाँ, और हो गया, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। एंड दिस इम्प्लाइज कि अगर C2 को लिखेंगे ना तो वो ये आ जाएगा। जो भी एज पर द डायरेक्शन आपको लिखना है आप ये लिख लीजिए। आर दिया ही हुआ है। हाँ सॉरी, और ये इनफैक्ट इंड्यूस्ड है। यस, और इंड्यूस्ड करंट लिख दीजिए। हाँ, φ2 की वैल्यू है 5m/2, एज फाई की वैल्यू 5mt है तो d5/dt 5t हो गया। एंड दैट्स ऑल। यस।